एग्जाम 300 फाइट फॉर ग्लोरी। हेलो गाइज, वेलकम टू एग्जाम 300 यूपी। आज उत्तर प्रदेश विशेष का हम भौगोलिक परिदृश्य देखेंगे। तो सबसे पहले यूपी का मैप देख लेते हैं। तो यूपी का मैप अगर आप देखेंगे, सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा जिला कौन से राज्य से सीमा साझा करता है या सीमा बनाता है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं एक बार। तो हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक जिला है यूपी का जो बाउंड्री शेयर करता है, वो है सहारनपुर। हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर हो गया। सहारनपुर, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड से हरियाणा से भी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे उत्तराखंड से कौन कौन से जिले शेयर करते हैं। तो सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है और पीलीभीत है। आगे देख लेते हैं नेपाल से कौन कौन से जिले जो है यूपी के वो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इधर देखेंगे तो आपको पीलीभीत दिखेगा, लखीमपुर खीरी दिखेगा, बहराइच दिखेगा, श्रावस्ती दिखेगा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये जो है ये नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। नीचे आते हैं तो दिल्ली से कौन कौन से जिले यूपी के बाउंड्री शेयर करते हैं। तो उसमें आपका आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ये यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर है और वहाँ पे है गाजियाबाद। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान से कौन कौन से जिले यूपी के वो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो मथुरा और आगरा। तो राजस्थान से दो जिले बाउंड्री शेयर करते हैं, मथुरा और आगरा। नेक्स्ट मध्य प्रदेश से देखते हैं। मध्य प्रदेश से जो जिले बाउंड्री शेयर करते हैं उसमें आ जाएगा आपका, यहाँ पे देख रहे हैं तो ये आगरा हो जाएगा, इटावा हो जाएगा आपका, फिर जालौन है, झांसी है, ललितपुर है। ललितपुर के बारे में एक प्रश्न आता है कि कौन सा जिला जो है यूपी का वो मध्य प्रदेश के द्वारा तीन साइड से घिरा हुआ है, तो वो हो जाएगा ललितपुर। नेक्स्ट आता है आपका महोबा है, फिर बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, यहाँ पे देखेंगे आप, मिर्जापुर है और सोनभद्र है। सोनभद्र यूपी का ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन से हैं? एमपी है, एमपी से टूट के छत्तीसगढ़ बना उससे, और बिहार से टूट जो झारखंड बना था उससे। तो मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, वो है सोनभद्र। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो प्राचीनतम जो उत्तर प्रदेश का जो भूमि का पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का भूभाग है। और इसका अक्षांशीय विस्तार कब पूछा जाता है कभी कभी, तो यूपी का अक्षांशीय विस्तार जो है 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 31 डिग्री 28 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। और इसका कुल अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 60 डिग्री 36 मिनट। देशांतरी विस्तार देख लेते हैं इसका, तो 77 डिग्री 3 मिनट से पूर्व से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट जो है वो पूर्वी देशांतर के मध्य में है। और इसका जो देशांतरी विस्तार है वो क्या है, 60 डिग्री 9 मिनट का। उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से लगी हैं। तो अगर आपसे सिर्फ राज्यों के बारे में पूछे तो टोटल 9 राज्य हो जाएंगे। मतलब टोटल 9 राज्य हैं, जिनमें से 8 जो है वो राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जिनसे जो है उत्तर प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक जिला यूपी का बाउंड्री शेयर करता है, वो है सहारनपुर। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है दिल्ली। इसकी सीमाएं यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है उत्तर प्रदेश के कौन से 2 जनपद या जो जिले हैं जो दिल्ली के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो हो गया आपका गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा जो है वो मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश, और एक ही जिला है जो हिमाचल से बाउंड्री बनाता है, वो है सहारनपुर आपका। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सहारनपुर है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसके अतिरिक्त इस जिले की सीमा हरियाणा और उत्तराखंड से भी लगती है। तो सहारनपुर हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से और हरियाणा से बाउंड्री शेयर करता है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक 4 मध्य प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है वो है सोनभद्र। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को स्पर्श करता है। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाले जिले हैं ललितपुर और सहारनपुर। जो आपका ललितपुर हो गया वो 3 तरफ से जो है वो मध्य प्रदेश में घिरा हुआ है। ये आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, वो है आपका ललितपुर। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जो जिला है वो है बदायूं। ये प्रश्न कई बार आया है, बदायूं आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई बार ये वाला प्रश्न पूछा जाता है कि यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो बाकी जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करता है सबसे ज्यादा, तो वो हो गया आपका बदायूं। अगला पॉइंट होगा, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी और पीलीभीत की सीमाएं
नेपाल को स्पर्श करती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के वो नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो टोटल 7 जिले हैं। कौन कौन से? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी और पीलीभीत। एक बार मैप में फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये रहा नेपाल, और नेपाल के साथ पीलीभीत ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, आपका बलरामपुर हो गया, यहाँ पे सिद्धार्थनगर हो गया, और ये हो गया आपका महाराजगंज। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है, ये भी डेटा जो है पूछा गया है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल इसका क्या है? वो है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। ये भारत के कितने प्रतिशत एरिया के बराबर है? तो ये लगभग भारत का 7.33% एरिया है। ये भी पूछा गया डेटा। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई, ये अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि इसकी पूर्व से पश्चिम में कितनी लंबाई है, यानी कि लेंथ कितनी है, मैक्सिमम लेंथ कितनी है यूपी की, और मैक्सिमम जो है विड्थ कितनी है। तो मैक्सिमम लंबाई जो है वो 650 मीटर है। यहाँ से अगर आप देखेंगे ऊपर सहारनपुर से इधर से लेंगे आप यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ की जो मैक्सिमम लंबाई मिलती है वो कितनी है? वो है 650 मीटर, 650 किलोमीटर सॉरी। और इसकी अगर मैक्सिमम चौड़ाई देखेंगे उत्तर प्रदेश की तो ये आपको मिलेगी लगभग 240 किलोमीटर के आसपास। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में का जो है वो भारत में चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य हैं जो बड़े हैं यूपी इंडिया में? तो वो हो गया सबसे नंबर 1 पे जो सबसे बड़ा राज्य है भारत का, वो है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का वर्तमान जो भौगोलिक स्वरूप है वो 9 नवंबर 2000 को जो है वो अस्तित्व में आया था। जब क्या हुआ था? 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश के जो 8 जिले थे, 13 जिले थे पर्वतीय सॉरी, उनको अलग करके उत्तरांचल, जिसका पहले नाम उत्तरांचल था अब उसका नाम हो गया उत्तराखंड, उसका निर्माण किया गया था। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो 4 जिले हैं उनका क्रम पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो एरिया है वो है लखीमपुर खीरी का, यानी कि लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद सोनभद्र आता है, फिर हरदोई आता है, और फिर सीतापुर। तो सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, हरदोई, देन सीतापुर। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, यानी कि जिनकी जो है वो सबसे छोटे जिले हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो है सबसे छोटा हो गया आपका हापुड़, जो मात्र 660 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसका। फिर गाजियाबाद है 910 किलोमीटर का। फिर आपका संत रविदास नगर है 1015 स्क्वायर किलोमीटर का। और फिर आता है शामली जो कि 1043 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो सबसे बड़े जो जिला है वो कौन सा हो गया आपका? लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र है, फिर हरदोई है, और फिर सीतापुर। सबसे छोटे जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे छोटा जिला है आपका उत्तर प्रदेश में हापुड़, जो मात्र 660 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। उसके बाद गाजियाबाद है, फिर संत रविदास नगर आता है, और फिर आता है शामली। सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? वो हो जाएगा बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला है वो हो जाएगा शामली। तो सबसे पूर्वी और पश्चिमी एक बार मैप में देख लेते हैं। तो सबसे पूर्वी जिला इधर देखते हैं, ये रहा शामली। ये सबसे पश्चिमी हो जाएगा आपका, वेस्ट में है सबसे, तो ये हो जाएगा शामली आपका। और सबसे पूर्वी तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रहा बलिया, जो कि लगभग जो है ये बिहार में काफी ये तो 3 तरफ से बिहार से घिरा हुआ है ये आपका बलिया। तो बलिया हो जाएगा सबसे पूर्वी आपका जिला, और सबसे पश्चिमी हो जाएगा आपका शामली। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिलों में सहारनपुर और सोनभद्र है। तो सबसे ऊपर आपको सहारनपुर मिलेगा, यहाँ पे देखिए सहारनपुर बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के साथ, और सबसे नीचे आपको मिलेगा आपका सोनभद्र। तो सोनभद्र सबसे दक्षिणी हो गया और सहारनपुर सबसे आपका उत्तरी हो गया। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले? तो एनसीआर रीजन में जो आपके यहाँ आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में यूपी के कौन कौन से जिले आते हैं, ये भी कई बार पूछे गए। तो आता है गाजियाबाद आता है, हापुड़ आता है, मेरठ आता है, गौतम बुद्ध नगर आता है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है, और बागपत है। गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और बागपत। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भाबर और तराई प्रदेश का, दूसरा हो गया गंगा यमुना का मैदान, तीसरा हो गया दक्षिण का पठारी प्रदेश। पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया और कुशीनगर पटरौना तक एक पतली सी पट्टी भाबर और तराई कहलाती है। तो तराई जो भाबर और तराई का क्षेत्र है वो कहां से कहां तक है? वो है आपका सहारनपुर से लेकर देवरिया कुशीनगर तक। भाबर क्षेत्र के वह पर्वतीय भूभाग है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी जिलों में है। नेक्स्ट आता है आपका जो तराई वाला क्षेत्र है वो भाबर के दक्षिण में जो है दलदली और गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जो महीन अवसादों से निर्मित है। इसके अंतर्गत जो आपका तराई वाला क्षेत्र उसमें कौन कौन से आते हैं? सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर। ये आपसे जिले के नाम पूछेंगे नहीं तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। ये जो अगला पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को राढ़
के नाम से जाना जाता है। तो ये आपसे पूछा गया है कि राढ़ क्या है, तो राढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश में ऊंचाई वाले भागों में जो मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी है वो है। तो राढ़ क्या है, वो एक प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी है जो कि उत्तर प्रदेश के जो ऊंचाई वाले भाग हैं उनमें पाई जाती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दक्षिण पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड व बघेलखंड के भूभाग सम्मिलित है। तो दक्षिण पठारी प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण पठारी प्रदेश में कौन कौन से एरिया आते हैं, तो आता है बुंदेलखंड व बघेलखंड। बुंदेलखंड का निर्माण ये भी पूछा गया कौन सी चट्टानों से हुआ है, तो बुंदेलखंड का निर्माण जो हुआ है वो विंध्य काल की प्राचीनतम नीच चट्टानों द्वारा। तो बुंदेलखंड का निर्माण कौन सी चट्टानों से द्वारा हुआ है, विंध्य काल की नीच चट्टानों के द्वारा, नीच चट्टानों के द्वारा। अगला पॉइंट है, बुंदेलखंड में चलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो चलास घास है ये कहाँ पाई जाती है, किस एरिया में, तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया में चलास नामक घास पाई जाती है। बघेलखंड क्षेत्र में शंकुआकार टीले बहुतायत में मिलते हैं। बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी जो है वो सोन नदी है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसी से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती, तो राजस्थान के साथ आपका आगरा और मथुरा की सीमा लगती है। हरियाणा के साथ जो है वो आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद ये शेयर करते हैं, और पंजाब के साथ जो है वो कोई भी शेयर जो है वो बाउंड्री शेयर नहीं करता। हरियाणा के साथ आपको सहारनपुर भी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा कितने टोटल राज्य हैं, तो 9, 8 राज्य है और एक यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है, तो सबसे पूर्वी शहर था बलिया, इधर की तरफ देखा था हमने, बिहार के से जुड़ा हुआ बलिया है। और अगर सबसे उत्तरी पूछे तो वो था सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सबसे नीचे की तरफ था सोनभद्र, और सबसे अगर आपसे पश्चिमी पूछे तो वो था आपका शामली। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती, तो लखनऊ जिले की जो सीमा है वो बलिया को स्पर्श नहीं करती। उन्नाव, बाराबंकी और हरदोई इसके जो है वो पड़ोसी जिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम बताना है हमें। तो आरोही अनुक्रम बताना है हमें, तो सबसे बड़ा जो आपको पता होगा कि सबसे बड़ा जो था वो सोनभद्र जो था वो बड़े जिलों में आता है, और जो गौतम बुद्ध नगर है वो छोटे जिलों में आता है। तो गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा हो जाएगा इन ऑप्शंस में, फिर बाराबंकी आएगा, फिर मिर्जापुर आएगा, और फिर आएगा सोनभद्र। इनका एरिया आपको रटना नहीं है, बट एक मिनट के लिए देख लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर का एरिया है 1282 स्क्वायर किलोमीटर का, बाराबंकी का 4402, मिर्जापुर का 4405 और सोनभद्र का है 6905 स्क्वायर किलोमीटर। आपको याद नहीं करना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, तो सबसे छोटा जो इन दिए हुए प्रश्नों में है वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। वैसे अगर आपसे ओवरऑल पूछे तो ओवरऑल जो है वो सबसे छोटा जिला है वो है हापुड़, अगर इन ऑप्शंस में हापुड़ दिया नहीं है तो सबसे छोटा हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक अधिक है, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है यूपी का, लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा कौन सा है वो है हापुड़। अगर आपसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो प्रयागराज है, और सबसे छोटा है महोबा। तो एरिया की दृष्टि से यानी कि सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज कौन सा है, वो लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जिला एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हापुड़ हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें या किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो आपका प्रयागराज इलाहाबाद हो गया, और सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो वो हो जाएगा महोबा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद तो वो है लखीमपुर खीरी। निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो इसमें जो है आपका हापुड़ तो वैसे सबसे छोटा है बट ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें अब देख लेते हैं। वाराणसी 1535, चांदपुर 4338, 4038 सॉरी, इलाहाबाद जो है वो 5582 और गाजीपुर 3377। ये काफी टफ क्वेश्चन था, मगर आप याद कर लीजिए कि वाराणसी जो है वो इलाहाबाद वगैरह से काफी छोटा है एरिया में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताइए। तो यूपी पीसीएस मेन का प्रश्न है, ये पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है यूपी के जिले वो है सेंड कर रहे हैं। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, ये इसकी सीक्वेंस हो जाएगी। इसमें एक बार मैप में देख लेते हैं, तो सिद्धार्थनगर कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको यही जो पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा सिद्धार्थनगर, उसके बाद आता है संत कबीर नगर, यहाँ पे संत कबीर नगर है, फिर आएगा आपका अंबेडकर नगर, ये हो जाएगा आपका अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर हो जाएगा, फिर आएगा आपका संत रविदास नगर। तो संत रविदास नगर आपका बढ़ेगा ये संत रविदास नगर हो गया, मिर्जापुर से एडजेसेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता, तो कौन सा जनपद है, सोनभद्र। जो सोनभद्र है वो इलाहाबाद के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। ये आप देखेंगे, ये रहा प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, ये जौनपुर से, सुल्तानपुर से, अमेठी से, रायबरेली से, इन सबसे जो है
सॉरी ये प्रतापगढ़ का, सॉरी यहाँ पे है प्रयागराज। तो प्रयागराज कौन किससे, कौशाम्बी से, संत रविदास नगर से, मिर्जापुर से और चित्रकूट से बाउंड्री शेयर करता है, मगर सोनभद्र जो है ये इसके साथ बाउंड्री नहीं बनाता। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो कौन सा एरिया जहाँ पर अन्ना प्रथा चलती है, तो वो है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। और ये अन्ना प्रथा में होता क्या है, तो अन्ना प्रथा में क्या करते हैं कि जो किसान होते हैं वो चैत्र मास में फसल काटने के बाद क्या करते हैं, अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, जो बाकी के जो खेत होते हैं या जो आपकी बागवानी होती है, वो जो ये होते हैं पशु उसको चर जाते हैं, उसको खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, फसलों का नुकसान हो जाता है। अगला टॉपिक है जलवायु और वन। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला है आर्द्र और उष्ण प्रदेश और दूसरा है साधारण आर्द्र और उष्ण प्रदेश। ये आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है कि उत्तर प्रदेश के कृषि शस्य जलवायु अंचलों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश को कृषि के रूप में कितने भागों में विभाजित किया गया है, वो है 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और वो कौन कौन से आपसे पूछे नहीं आएंगे, बट आप ये याद कीजिए कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है कृषि के हिसाब से, तो वह है 9 क्षेत्रों में। पहला हो जाएगा तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य का क्षेत्र। कोपन के अनुसार ये एक साइंटिस्ट थे, कोपन के अनुसार रशियन साइंटिस्ट है। कोपन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार जिसे CWG कहते हैं वो मिलता है। तो कोपन ने किस तरीके से यूपी का जो मानसून या जो जलवायु है उसको डिफाइन किया है, तो कोपन ने बोला कि यूपी की जो जलवायु है वो है CWG टाइप के बोलिए कोपन में। और इसको CWG का मतलब क्या होता है, इसमें इसका मतलब होता है शीत वाली मानसूनी प्रकार की जलवायु है उत्तर प्रदेश में। ये किसने बोला है, कोपन ने बोला है। और एक दूसरे साइंटिस्ट है थॉर्नथ्वेट, तो थॉर्नथ्वेट ने बोला है कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो CBW है। तो CWG बोला है कोपेन ने और थॉर्नथ्वेट में बोला है CBW। CBW का अर्थ क्या है, वो है समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु। बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, ठीक है, सबसे कम वर्षा भी उस क्षेत्र में होती है और बुंदेलखंड में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, यानी कि टेम्परेचर बुंदेलखंड का सबसे ज्यादा रहता है। इसका कारण क्या है, कारण है इसकी कर्क रेखा से अधिक निकट अवस्थिति। तो आपसे जो है असर्शन रीजन टाइप का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बुंदेलखंड में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, फिर आपको रीजन में दे देगा कि क्योंकि इसकी कर्क रेखा से जो स्थिति है वो सबसे निकट है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला पॉइंट है झांसी और आगरा जिलों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। तो झांसी और आगरा जिलों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, ये पूछा जा सकता है। बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है, तो सबसे जो कम गर्मी वाला जिला कौन सा है, वो है बरेली। और सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, झांसी और आगरा में। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं, उन्हें जो गर्म हवाएं चलती है यूपी में उनको कहते हैं लू। तो ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवाएं पश्चिम की तरफ से चलती है, पश्चिमी हवाएं, उनको लू कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा कौन से महीने में होती है उत्तर प्रदेश में, तो जुलाई और अगस्त में। सर्वाधिक वर्षा कौन सी जो है वो आपसे पूछेगा कि कौन से जिले में होती है, तो शायद वो गोरखपुर होगा। और सबसे कम वर्षा होती है वो मथुरा में। सबसे ज्यादा वर्षा यूपी में कहाँ होती है, गोरखपुर में, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, मथुरा में। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा जो है वो किस मानसून की कौन सी शाखा से होती है, तो वो होगी आपकी दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी शाखा होती है बंगाल की खाड़ी वाली, उससे होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति जो है वो वर्ष 1952 में तथा द्वितीय वन नीति जो है वो वर्ष 1988 में घोषित की गई। तो आपसे ये दोनों प्रश्न पूछेगा कि पहली वन नीति कब आई थी यूपी की, ये प्रश्न पूछे गए। तो पहली वन नीति आई थी 1952 में और दूसरी वन नीति आई थी 1988 में। वर्तमान में कौन सी वन नीति चल रही है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो वर्तमान में कौन सी वन नीति चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो वो जो है वो 2017 वाली। तो 3 वन नीति हो गई अभी तक। सबसे पहली आई थी 1952 में, सबसे पहली वन नीति आई थी उत्तर प्रदेश में। दूसरी वन नीति आई थी वो थी 1988 में, 1952, 1988। और अब जो चल रही है वो है वन नीति 2017। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब करी गई, तो 25 नवंबर 1974। अगला पॉइंट है बिरोजा और तारपीन के तेल की प्राप्ति जो है वो चीड़ के वृक्ष से होती है। तो बिरोजा और तारपीन का जो टर्पेंटाइन ऑयल होता है वो हमें कहाँ मिलता है, तो हमें चीड़ के वृक्ष से मिलता है। कत्था की प्राप्ति खैर वृक्ष से होती है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कत्था जो है वो कहाँ से मिलता है, कौन से पेड़ से मिलता है, तो खैर नामक वृक्ष से मिलता है। बीड़ी बनाने के हेतु किसके पत्ते का यूज करते हैं, तो बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्ते का यूज करते हैं।
अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना वर्ष 1976 में शुरू की गई थी। सोनभद्र के वेलहत्थी गांव को देश का पहला ग्राम वन जो है पहला ग्राम वन घोषित किया गया है। तो यूपी का कौन से जिले में कौन से गांव को पहला ग्राम वन घोषित किया गया है? तो वो है सोनभद्र का वेलहत्थी जो गांव है उसको। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से? सबसे ज्यादा जो जहाँ पे वन है उत्तर प्रदेश में वो है सोनभद्र, फिर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्जापुर। न्यूनतम वनावरण वाले जो जिले हैं वो भी देख लीजिए। तो सबसे कम जो जहाँ पे वन है या पेड़ है तो वनावरण है वो हो जाएगा आपका संत रविदास नगर, मऊ और मैनपुरी। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, मेरठ, बदायूं, सहारनपुर जिलों में हाईटेक नर्सरी विकसित करी गई है। अगला पॉइंट है वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग। ये पूछे जाते हैं कि कौन सा उद्योग कहाँ पर है, किस जिले में है। तो आपको आ जाएगा बेत, फर्नीचर, कत्था, माचिस और प्लाईवुड। इनका जो उद्योग है वो हो जाएगा आपका बरेली में। तो बेत बनाना, फर्नीचर बनाना, कत्था, माचिस वाला पूछा गया कि माचिस उद्योग कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा बरेली में। बेत उद्योग कहाँ पे है? बरेली में। नेक्स्ट है कागज का प्रमुख उद्योग। तो कागज का प्रमुख उद्योग जो है कागज उद्योग वो मेनली किस जिले में है? वो है सहारनपुर में। बीड़ी का उद्योग और चीनी मिट्टी के खिलौने ये बनते हैं आपके मिर्जापुर और झांसी में। तो बीड़ी के लिए मिर्जापुर, झांसी। लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए आपका हो जाएगा सोनभद्र और वाराणसी। इनका सामान के लिए वो है मेरठ। अगला जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीय जलजीव नेशनल एक्वाटिक एनिमल जो है वो गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया था। और गैंगेटिक डॉल्फिन वो यूपी में पाई कहाँ जाती है? तो यूपी में मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ये पाई जाती है। और इसका स्थानीय नेम क्या है? तो इसका स्थानीय नेम जो है वो स्विच या सुसु है। स्विच या सुसु किसका स्थानीय नेम है? वो है गैंगेटिक डॉल्फिन का, ये गंगा डॉल्फिन का। और इसको राष्ट्रीय जलजीव जो है वो घोषित किया गया है। अब प्रश्न पीवाईक्यू देख लेते हैं। पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? यही प्रश्न जो है वो बार बार पूछा गया है। तो टोटल 9 जो कृषि जलवायु क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न भी सेम वही है, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो वो है 9। उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है तो टोटल 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। फिर यही प्रश्न है उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है? तो हो जाएगी टोटल 9। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कौन सी नदियों को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है? तो ये यमुना और गोमती ये दोनों ही एक तरीके से जो है वो जो जैविक आपदा घोषित कर दी गई है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उसने यमुना को मृत नदी घोषित कर दिया है। अगला पॉइंट याद कर लीजिए कि ISFR की जो 2021 की जो रिपोर्ट थी उसमें यूपी में टोटल वन जो क्षेत्र है वो बताया गया था 17,384 स्क्वायर किलोमीटर का, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। आपसे प्रतिशत ही पूछा जाएगा कि यूपी का कितना प्रतिशत जो एरिया है वो वन आवरण से ढका हुआ है या वन आवरण में है। तो वो है 7.22%, 7.22%। अगला टॉपिक है जनसंख्या और नगरीकरण। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी जो इस समय जो चल रही है वो 2011 की जनगणना है, वो जो है वही चल रही है। तो इसी से ही आपसे 2011 की जनगणना से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो बनता है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो वो है उत्तर प्रदेश। यदि उत्तर प्रदेश को भारत से पृथक रखा जाए तो चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद वह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा। ये एक प्रश्न पूछा गया है कि अगर पॉपुलेशन की वजह से देखिए तो यूपी वर्ल्ड में कौन से उसमें आएगा, नंबर में आएगा, तो वो आएगा 5वें नंबर पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश कौन सा जो है वो चौथा है। सबसे बड़ा कौन सा है भारत का राज्य? वो है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश। पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत है 52.29। महिला जनसंख्या का कितना है? 47.71। अगला पॉइंट है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या कौन कौन से जिलों की है? तो सबसे ज्यादा है इलाहाबाद की, फिर मुरादाबाद की, फिर गाजियाबाद की, आजमगढ़ की और लखनऊ की। तो सबसे ज्यादा किसकी जनसंख्या? वो है इलाहाबाद की। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम जनसंख्या कहाँ की है? तो न्यूनतम जनसंख्या है महोबा की, चित्रकूट की, फिर हमीरपुर है, श्रावस्ती और ललितपुर है। तो सबसे कम कहाँ की है, किस जिले की? महोबा की जनसंख्या सबसे कम, और सबसे ज्यादा किस जिले की है? वो है इलाहाबाद की। अगला पॉइंट है सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहाँ की है? तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या, वैसे ये वाला पॉइंट अब पूछेगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए। सर्वाधिक महिला जनसंख्या जरूर पूछता है कि सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले कौन से जिले हैं? तो सर्वाधिक महिला जनसंख्या जो है वो है आपकी, वो हो जाएगी आपकी इलाहाबाद की, फिर आजमगढ़ की, फिर जौनपुर और फिर हो जाएगा आपका मुरादाबाद। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ पे हुई है? तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है गौतम बुद्ध नगर में, फिर गाजियाबाद में, श्रावस्ती में, फिर बहराइच में, फिर बलरामपुर में।
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ की है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो गौतम बुद्ध नगर की है, फिर उसके बाद कानपुर नगर आता है, फिर औरैया, इटावा और गाजियाबाद। तो सबसे ज्यादा साक्षर लोग कहाँ पे हैं, वो है गौतम बुद्ध नगर में, फिर कानपुर में, फिर औरैया में, फिर इटावा में और फिर गाजियाबाद में। सबसे न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ की है, तो वो है जिला आपका श्रावस्ती। यहाँ पे जो है महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपने प्रवचन भी दिए थे और यहीं पे ही सबसे कम साक्षरता है। तो श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता है, उसके बाद बहराइच है, फिर बलरामपुर है, फिर बदायूं है और फिर रामपुर है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर है वो कहाँ की है, गौतम बुद्ध नगर की, फिर कानपुर नगर की, फिर औरैया, इटावा और गाजियाबाद। अगला जो पॉइंट है वो भी कई बार पूछा गया कि सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ की। सर्वाधिक महिला साक्षरता जिले की जो है वो सबसे ज्यादा है वो कानपुर नगर पे। कानपुर नगर जो है ओवरऑल वाले में कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है ओवरऑल साक्षरता में, और महिला साक्षरता में नंबर 1 पे आता है। उसके बाद कानपुर नगर के बाद आता है आपका लखनऊ, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया, फिर गाजियाबाद। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पे है, तो न्यूनतम महिला साक्षरता जो है वो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में ओवरऑल जो है आपकी एजुकेशन जो है वो भी कम है और जो महिला साक्षरता दर है वो भी सबसे कम है श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले हैं जौनपुर। तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो जौनपुर का है और लगभग 1024 है। फिर आजमगढ़ है, फिर देवरिया है, फिर प्रतापगढ़ है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है, जौनपुर में, फिर आजमगढ़, फिर देवरिया में, फिर प्रतापगढ़ में। न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिलों का है, तो सबसे ज्यादा जो सबसे कम लिंगानुपात है वो है गौतम बुद्ध नगर का। फिर उससे ज्यादा हो गया आपका हमीरपुर बागपत का, फिर कानपुर नगर का आएगा, बांदा मथुरा ये लगभग बराबर ही है। तो आप 3 याद कर लीजिए, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर बागपत और कानपुर नगर। अगला जो पॉइंट है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो है वो इलाहाबाद में है, फिर आजमगढ़ में है। आप सिर्फ इलाहाबाद याद करें। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है, यानी कि सबसे ज्यादा गाँवों में लोग कहाँ पे रहते हैं, तो वो है इलाहाबाद में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा लोग नगर में कहाँ रहते हैं, वो है गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद है, फिर लखनऊ है, फिर कानपुर है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोग कहाँ पर है, तो वो है आपका सबसे ज्यादा है सीतापुर में। तो शेड्यूल कास्ट जो की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले लोगों की पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा है सीतापुर में, फिर इलाहाबाद में। आप सीतापुर याद करिए, सबसे ज्यादा है सीतापुर में। और सर्वाधिक अब पूछेगा अनुसूचित जनजाति की, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है सीतापुर में, और सर्वाधिक जो शेड्यूल ट्राइब की जो जनजाति के लोग हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है सोनभद्र में। तो शेड्यूल कास्ट के लिए सीतापुर है और शेड्यूल ट्राइब के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है आपकी सोनभद्र में। अगला पॉइंट है सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, तो वो मेरठ है। ये वाला जो पॉइंट है ये आपका जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 का जो पेपर हुआ था आर का, उसमें पूछा गया था कि सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो वो है मेरठ। जनसंख्या की 10 की वृद्धि 2001 से 11 के बीच में जो था वो उत्तर प्रदेश की थी 20.2%। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि 10 की वृद्धि कितनी थी उत्तर प्रदेश की, तो वो है 20.2%। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। ये भी पॉइंट पूछा गया था, 3 पॉइंट पूछे गए थे। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में श्रम जनसंख्या कहाँ पे, तो वो थी आपकी मेरठ में। तो सबसे ज्यादा श्रम जनसंख्या कहाँ है, यूपी में, तो वो है मेरठ में। और तीसरा पॉइंट था वो था देश में जनसंख्या की दृष्टि से अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, कौन से नंबर पे है, तो सबसे ज्यादा जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। जब आपसे संख्या के बारे में पूछे, ठीक है, और अगर आपसे प्रतिशत में पूछे, परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लोग, तो वो है पंजाब में। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाइज पूछे कि अनुसूचित जाति के लोग कहाँ पे है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर पूछे सर्वाधिक प्रतिशतता, सर्वाधिक परसेंट कहाँ का है, पॉपुलेशन का जो सबसे सर्वाधिक परसेंट है वो शेड्यूल कास्ट का है, तो वो पूछे तो आपको हो जाएगा पंजाब। अगला जो पॉइंट है आजमगढ़ में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात सर्वाधिक है और वो कितना है 1021। तो आजमगढ़ में जो अनुसूचित जातियों में जो लिंगानुपात है वो है सबसे ज्यादा, वो कितना है 1021। और ओवरऑल किस अगर पूछे लिंगानुपात तो वो है आपका जौनपुर का 1024। देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी जो है वो 9.5% थी। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का जो नंबर आता है वो सबसे ज्यादा है, पहले महाराष्ट्र है स्लम जनसंख्या में, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है और फिर चौथे नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है भारत के समस्त राज्यों के में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का एरिया वाइज कौन सा स्थान है, चौथा स्थान। सबसे पहले बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है और फिर चौथे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 11 तक कितनी वृद्धि हुई, तो कितनी हुई है, लगभग 11.5% या 11.45% की
वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? तो यूपी में जो एवरेज साक्षरता दर है वो 67.68% है। इसमें जो आपसे पुरुष साक्षरता दर पूछे तो वो लगभग 77% है, और जो महिला साक्षरता दर है वो लगभग 57% है, और जो आपका उनका एवरेज निकालेंगे तो हो जाएगा 67.68%। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है तो कितनी है? पुरुष साक्षरता दर लगभग 79.24%। ये एक्चुअल में जो है ये फिगर जो है ये गलत दिया गया है। ये जो है वो इनिशियल आंकड़े थे जो जनगणना के जो फाइनल डेटा था उसमें 77 दशमलव के आसपास है, 77.3 थी पुरुष जनसंख्या की जो साक्षरता दर थी वो 77.3 थी। तो ये जो है यहाँ पे डेटा गलत दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद तथा इटावा की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो कानपुर नगर की सबसे ज्यादा है महिला साक्षरता दर, लगभग 75% है। फिर लखनऊ की है 71.54 और गाजियाबाद की 69.79 और इटावा की है 69.6। तो सबसे ज्यादा अगर महिला साक्षरता दर पूछे तो कहाँ की है? तो वो है कानपुर की। अगला जो पॉइंट है वो है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले कौन कौन से जिले हैं? तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर हो जाएगी, ओवरऑल साक्षरता दर पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा साक्षरता में था गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर है, फिर औरैया है। और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ थी? तो न्यूनतम साक्षरता दर थी आपकी श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? तो इनमें गिवन ऑप्शंस में हो जाएगा आपका कानपुर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर। तो ओवरऑल पूछे तो वो गौतम बुद्ध नगर था, फिर उसके बाद आता है आपका कानपुर नगर साक्षरता में। और अगर सिर्फ महिला साक्षरता पूछे तो महिला साक्षरता में सबसे ज्यादा है कानपुर। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जो जिले हैं उनको सही क्रम में लगाना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता 4 जिले हो जाएंगे। सबसे ज्यादा थी गौतम बुद्ध नगर में, फिर कानपुर नगर में, फिर औरैया में और फिर इटावा में। अगला प्रश्न है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक है? तो इन गिवन ऑप्शंस में सबसे ज्यादा हो जाएगी आपकी गाजियाबाद की। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ओवरऑल साक्षरता दर पूछे वो भी श्रावस्ती की सबसे कम है, और महिला साक्षरता दर भी जो है वो श्रावस्ती की सबसे कम है यूपी में। और अगर सबसे ज्यादा साक्षरता दर पूछे ओवरऑल में तो वो हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, और अगर महिला साक्षरता दर पूछे सबसे ज्यादा कहाँ पे तो वो है आपका कानपुर। जनगणना 2001 के अनुसार, ये 2001 का बहुत पुराना डेटा हो गया, इसको रहने दीजिए। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे है? श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्न साक्षरता दर अंकित की गई थी? तो वो है आपका श्रावस्ती जिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 2011 की जनगणना के अनुसार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो ए है पॉइंट वो सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यूपी की जो टोटल पॉपुलेशन है वो भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है, इसमें 18.5% दी गई है। तो ये डेटा भी कई बार पूछा गया है कि जो यूपी की टोटल पॉपुलेशन है वो भारत की टोटल पॉपुलेशन कितने परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है, कितना प्रतिशत बनाती है? तो वह 16.5%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक थी। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा कब थी? तो 1991 से 2001 की मध्य जो थी वो दशकीय वृद्धि यूपी में सबसे ज्यादा थी। और ये कितनी थी? तो 25.85% थी। ये अब तक की सबसे ज्यादा है 1941 से लेके। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि है उत्तर प्रदेश की 1991 से 2001 के बीच में, और ये थी लगभग 25.85%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है? तो पुरुष और महिला अनुपात है आपका 912, यानी पर प्रति 1000 पुरुष में 912 महिलाएं हैं। ये आपका जो उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में 2 कथन दिए हैं। पहला कथन है, इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 हजार जनसंख्या तक कम करना है।
दूसरा है वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर पर 2.7 प्रति हजार है। तो ये जो हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। रीजन क्या है ये देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक विधेयक जारी किया जिसका आधिकारिक नाम है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021। इस विधेयक का लक्ष्य जो है वो राज्य की प्रजनन दर को वर्ष 2026 तक 2.1, ये पूछा जा सकता है डेटा आपसे कि 2026 तक जो हमारा जो यूपी का जो टारगेट है वो क्या है कि जो आपकी फर्टिलिटी रेट है उसको 2.1 तक लाना और 2030 तक इसको 1.9 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। प्रजनन दर जो है वो प्रति हजार नहीं बल्कि प्रति महिला प्रजनन काल में जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है। अंतः जो है आपका दोनों ही जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। तो इस समय टोटल 10 शहरों में स्मार्ट सिटी चल रही है। कौन कौन से हैं? मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और आगरा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं, मिलियन यानी कि जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा होती है उसको मिलियन शहर कहते हैं। तो इसमें मुरादाबाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगरा की है लगभग 17 लाख, प्रयागराज की हो गई 12 लाख के ऊपर, मेरठ की होगी आपकी 14 लाख के ऊपर, मुरादाबाद की जो है वो 8 लाख के आसपास है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने थे? तो ये मिलियन ईयर किस में बने? मिलियन सिटी। तो ये बने थे आपके कानपुर और लखनऊ बना था। कानपुर बना था 1971 में और लखनऊ बनाया 1981 में। तो यानी कि कानपुर की जो पॉपुलेशन थी वो 10 लाख पार करी थी 1971 में और लखनऊ की पार करी थी 1981 में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 7-10 लाखी नगर है यानी कि आपके मिलियन सिटीज हैं। वो कौन कौन से हैं? कानपुर नगर है, लखनऊ है, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ तथा आपका प्रयागराज। ये आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो मिलियन प्लस सिटी उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो हो जाएगा आपका कानपुर नगर है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, आगरा है, वाराणसी, मेरठ तथा प्रयागराज। अगला प्रश्न है, मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। तो वहां किस में रहा था? तो वो रहा था अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? तो सबसे ज्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग कहाँ रहते हैं, किस जिले में रहते हैं, वो है आपके इलाहाबाद में। इलाहाबाद के बाद कौन सा नंबर आता है? इलाहाबाद के बाद दूसरे नंबर पे जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं तो वो है आपका उन्नाव। फिर आता है बनारस, वाराणसी सॉरी, और फिर आता है हमीरपुर। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन गाँव में कहाँ रहती है? इलाहाबाद में, फिर उन्नाव में रहती है। ये जो रेड से क्रॉस करे गए ये सारे पुराने डेटा वाले पुराने क्वेश्चन है, तो इनका कोई औचित्य नहीं रह जाता। अगला पॉइंट है वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार जो है वो है चंद्रप्रभा। और ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पे है? तो ये है आपका चंदौली में। तो आपसे कई बार प्रश्न पूछेगा कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है वो कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है, यानी कि नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में एक ही है और वो है दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क, जिसको बोलते हैं दुधवा नेशनल पार्क। और वो कहाँ पे है? तो वो है लखीमपुर खीरी में। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार हो गया आपका चंदौली में और एक ही नेशनल पार्क है यूपी में और वो कौन सा है? वो है दुधवा नेशनल पार्क और ये कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। अगला पॉइंट मिलेगा आपको अमानगढ़ बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो अमानगढ़ बाघ अभ्यारण्य जो है वो है आपके बिजनौर जिले में। तो बिजनौर में हो गया आपका अमनगढ़ या अमानगढ़ बाघ अभ्यारण्य। अब कुछ जो है वो एक टेबल दी गई है जिसमें उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार है और इससे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा पक्षी विहार किस जिले में है। तो जो सबसे पहला जो है आपका वो हो जाएगा आपका जो सबसे पहला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में बनाया गया था वो था आपका नवाबगंज, या जिसका अब नाम हो गया है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, या जिसको नवाबगंज पक्षी विहार भी कहते हैं। और ये कौन से जिले में है? तो ये उन्नाव जिले में है। ये सबसे पहले बनाया गया तो 1984 में बनाया गया। तो सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो वो है नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका अब नाम हो गया है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। अगला आपसे पूछा जाएगा कि समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पे? तो समस्तपुर पक्षी विहार है आपका रायबरेली में। फिर लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पे है? लाख बहोसी पक्षी विहार जो है वो कन्नौज में है। सांडी पक्षी विहार पूछा गया है कि सांडी पक्षी विहार कहाँ पे? तो ये हो जाएगा हरदोई में। फिर पूछा जाएगा कि बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे है? तो बखीरा है संत कबीर नगर में।
ओखला कहाँ पे है? तो ओखला आपका नाम से पता चल रहा होगा, गौतम बुद्ध नगर में होगा ओखला। फिर समान पक्षी विहार, ये मैनपुरी में हो जाएगा। पार्वती अर्का, ये कई बार पूछा गया कि पार्वती अर्का पक्षी विहार कहाँ पे है? तो पार्वती अर्का पक्षी विहार है आपका गोंडा में। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पे है? तो यह है महोबा में। पटना पक्षी विहार कहाँ पे है? तो नाम से आपको लग रहा है कि पटना बिहार में होगा, मगर ये पटना पक्षी विहार पटना में नहीं, ये एटा में है, कासगंज एटा। अगला है सूर सरोवर पक्षी विहार, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे है? तो ये आगरा में। एक बार जो इंपॉर्टेंट है वो एक बार फिर से देख लेते हैं पक्षी विहार। तो सबसे पहले है नवाबगंज, या जिसका दूसरा नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ये कहाँ पे? उन्नाव में है, और ये सबसे पहला पक्षी विहार था यूपी का। फिर समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में। तांडी पक्षी विहार हरदोई में। बखीरा पक्षी विहार है संत कबीर नगर में। पार्वती अर्का कहाँ पे है? तो वो है गोंडा में। पटना पक्षी विहार एटा में है। सूर सरोवर पक्षी विहार है आगरा में। अगला है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। तो जयप्रकाश नारायण, या जिसको सुरवाताल भी कहते हैं, वो है आपका बलिया में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये प्रतापगढ़ में है। शेखा झील जो है पक्षी विहार, वो है आपका अलीगढ़ में। तो शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार ये है आपका बलिया में। कुछ वन्य जीव विहार देख लेते हैं। पहले पक्षी विहार थे, अब वन्य जीव विहार देखते हैं। तो चंबल वन्य जीव विहार जो है ये इटावा और आगरा में आता है। और यहाँ पे फेमस क्या है? तो घड़ियाल, मगर और डॉल्फिन। डॉल्फिन याद कर लीजिए, घड़ियाल, मगर और डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? तो चंबल वन्य जीव पक्षी विहार है, और ये कहाँ पाया जाता है? ये है आपका इटावा और आगरा में। फिर है कतरनिया घाट, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि कतरनिया घाट जो वन्य जीव विहार है ये कहाँ पे? तो कतरनिया घाट है आपका बहराइच में। रानीपुर वन्य जीव विहार ये कहाँ पे? तो बांदा चित्रकूट में। बांदा चित्रकूट में कौन सा है? रानीपुर। कतरनिया घाट है आपका बहराइच में। चंबल है आपका इटावा आगरा में। फिर महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ये कहाँ पे है? ललितपुर में। तो महावीर स्वामी हो गया ललितपुर में। रानीपुर हो गया बांदा चित्रकूट में। कतरनिया घाट हो गया बहराइच में। चंबल हो गया इटावा आगरा में। अगला है आपका चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये कहाँ है? चंदौली में। चंद्रप्रभा हो गया चंदौली में। फिर आएगा आपका किशनपुर। किशनपुर वन्य जीव विहार है, ये है आपका लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट है कैमूर वन्य जीव विहार। कैमूर हो गया आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में। कैमूर, मिर्जापुर, सोनभद्र में। किशनपुर हो गया आपका लखीमपुर खीरी में। चंद्रप्रभा चंदौली में। महावीर स्वामी ललितपुर में। अगला है हस्तिनापुर। तो नाम से ही आप गेस कर लोगे, मेरठ, गाजियाबाद और बिजनौर रीजन में आता है ये हस्तिनापुर। फिर आपका होगा सुहागी बरवा। सुहागी बरवा जो है ये वन्य जीव विहार ये आता है आपका महाराजगंज में, सॉरी। तो सुहागी बरवा हो गया आपका महाराजगंज में। सोहेलवा जो हो गया ये आपका गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती में आता है, सोहेलवा वन्य जीव विहार। और लास्ट है आपका कछुआ वन्य जीव विहार। तो कछुआ वन्य जीव विहार जो है ये वाराणसी में। ये कई बार पूछा गया, कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पे? बनारस में है। और ये किस लिए फेमस? तो ये कछुआ के लिए फेमस है। नेक्स्ट है यूपी में दो जू हैं जिनको जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं, या जिनको हिंदी में प्राणी उद्यान कहते हैं। एक है लखनऊ प्राणी उद्यान लखनऊ में, और दूसरा है कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में। तो कितनी जूलॉजिकल पार्क है यूपी में? दो है, एक लखनऊ में एक कानपुर में। आपसे प्रश्न पूछा गया रेड डेटा बुक के बारे में। तो रेड डेटा बुक क्या है? तो ये रेड डेटा बुक जो है इसमें संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय जीवों का, जिसमें जीव यानी कि इसमें जंतु भी होते हैं, वनस्पति होते हैं यानी कि एनिमल प्लांट भी है, आपके फंगस भी है, और प्रोटिस्टा, इनमें सभी का जितने भी संकटग्रस्त या विलुप्त प्राय जो जीव है उनका सबका इसमें डिटेल दिया जाता है रेड डेटा बुक में। नेक्स्ट आती है पीपुल्स पार्क एंड वाइल्ड लाइफ बुक। तो इसमें क्या क्या दिया जाता है? पीपुल्स पार्क एंड वाइल्ड लाइफ बुक में इसमें वन्य जीव संरक्षण आंदोलन हेतु जो जानकारी है वो इसमें दी जाती है। अब अगली टेबल देखते हैं। अगली टेबल जो है वो प्रमुख झीलें और तालों के लिए। तो प्रमुख झील और ताल देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले है कीठम झील, या जिसको सूर सरोवर भी कहते हैं। तो कीठम झील या सूर सरोवर ये कहाँ पे है? आगरा में है। फिर है बड़ा ताल। बड़ा ताल है आपकी शाहजहांपुर में। बरुआ सागर है आपका झांसी में। कुंतरा समुंदर है आपका उन्नाव में। कुंतरा समुंदर कहाँ है? उन्नाव में। मदन सागर है महोबा में। टांडातारी जिसको दरारगढ़ है जो, वो है आपका मिर्जापुर में। बेला सागर एक कृत्रिम झील है यूपी में, तो ये पूछी जाती इंपॉर्टेंट हो गई। तो बेला सागर कृत्रिम झील ये कहाँ पे? महोबा में है। चित्तौरा झील बहराइच में हो गई। दरवन झील फैजाबाद में हो गई। सुरहाताल कई बार पूछी गई है। सुरहाताल कहाँ पे? बलिया में। करेला ये हो गई लखनऊ में। करेला पूछी गई है। करेला कहाँ है? लखनऊ में। भरतपुर झील कहाँ पे? भरतपुर है आपकी रायबरेली में। राधाकुंड मथुरा में है। बल्हाबारा कानपुर में। कानपुर में दो है, एक बल्हाबारा है और एक मोती झील है। तो कानपुर में बल्हाबारा और मोती झील दो हो गई। राजागाबाद ये है सुल्तानपुर में। औंधी ताल पूछा गया, औंधी ताल कहाँ पे है? औंधी ताल है आपका बनारस में। फिर रामगढ़ ताल कहाँ पे? गोरखपुर में। शेखा झील अलीगढ़ में है। बकीरा झील कहाँ है? संत कबीर नगर में। और फुलर झील जो है वो है पीलीभीत में। तो फिलर झील जिससे गोमती नदी का उद्गम होता है वो कहाँ पे है? वो है आपका पीलीभीत में। अब पीवाईक्यू देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। तो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है वो हो गया आपका हस्तिनापुर। नेक्स्ट है
उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की गई है, तो कहाँ पे की गई है? इटावा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें? जो नवाबगंज जो है पक्षी विहार, वो आपका उन्नाव में है, इलाहाबाद में नहीं। बाकी समसपुर रायबरेली में है, बखीरा संत कबीरनगर में है, सांडी और सांडी जो पक्षी विहार है वो हरदोई में है। नवाबगंज वाला कहाँ पे? उन्नाव में। इसका जो करंट नेम है, जो नया नाम है, वो है आपका शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बखीरा वन सुमेलित है, सॉरी, तो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उन्नाव में नहीं है, उन्नाव में है आपका नवाबगंज पक्षी विहार। बखीरा जो है ये आपको मिलेगा संत कबीर नगर में। ओखला वन्य जीव अभ्यारण्य ये ललितपुर में नहीं है, ये आपको होगा गौतम बुद्ध नगर में। सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य ये हरदोई में, ये बिल्कुल सही है। तो एक बार फिर देख लेते हैं, बखीरा आपको मिलेगा संत कबीर नगर में, ओखला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा? गौतम बुद्ध नगर में। सांडी कहाँ पे है? हरदोई में है। और महावीर स्वामी जो अभ्यारण्य है वो मिलेगा आपको ललितपुर में। अगला प्रश्न है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे? तो बखीरा पक्षी विहार है आपका बस्ती में। जो बस्ती है इसी का जो नया नाम है वो है आपका संत कबीर नगर, तो कंफ्यूज मत होना। बखीरा पक्षी जो बस्ती जो जिला था उसका नया नाम हो गया आपका संत कबीर नगर। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? वो है लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है जो कि दुधवा नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, तो ये कहाँ पे? उन्नाव जनपद में है। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है? तो सुरहाताल पक्षी विहार है आपके बलिया जिले में। इसका दूसरा नाम क्या है? तो सुरहाताल पक्षी विहार का दूसरा नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, और ये कहाँ पे है? बलिया जिले में। अब खनिज संसाधन देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना कब करी गई? 23 मार्च 1974 को। उत्तर प्रदेश में एंडोलुसाइड तथा डायस्पोर के सबसे ज्यादा जो है वो खनिज जो है भंडार पाए जाते हैं। किसके? एंडोलुसाइड के और डायस्पोर के। चूना पत्थर यूपी में कहाँ मिलता है? तो आपका मिलेगा आपका मिर्जापुर और आपका सोनभद्र जिले में। फिर चाइना क्ले और डोलोमाइट कहाँ मिलेगा? वो है सोनभद्र और बांदा जिले में। उत्तर प्रदेश में हीरा कहाँ से प्राप्त होता है? तो बांदा से। रॉक फास्फेट के भंडार कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में ललितपुर में। सोने की प्राप्ति कहाँ से मिलती है? तो आपको शारदा और रामगंगा नदियों की रेत से मिलती है, जो कि ललितपुर में है। तो ललितपुर से आपको मिल जाएगा सोना और प्लेटिनम, बांदा से मिल जाएगा आपको हीरा। कोयले की प्राप्ति कहाँ से? तो कोयले की प्राप्ति आपको मिलेगी सिंगरौली सोनभद्र से। मिर्जापुर में बांसी मकरी खोज क्षेत्र जो है वो वहां से आपको नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिलती है। बॉक्साइट कहाँ से मिलती है आपको? तो बांदा, वाराणसी और ललितपुर से। नेक्स्ट है, इमारती पत्थर कहाँ से मिलेगा? तो मिर्जापुर से। यूरेनियम उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिलता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया है। तो यूरेनियम कहाँ से मिलता है आपको? ललितपुर जिले से। यूरेनियम का भंडार कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में एक ही जगह है, वो है ललितपुर में। हमीरपुर जिले में ग्रेफाइट के भंडार है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं टेबल में। तो कोयला कहाँ से मिलेगा? सोनभद्र में। सोनभद्र में कहाँ? सिंगरौली कोयला क्षेत्र से। सिलिका बालू कहाँ से मिलती है? सिलिका बालू कई बार पूछी गई, तो सिलिका बालू आपको मिलेगी प्रयागराज में और चित्रकूट में। तो सिलिका बालू प्रयागराज और चित्रकूट में। बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? तो बांदा, वाराणसी और ललितपुर से। ओकर जिसको घेरू बोलते हैं, ये कहाँ से मिलता है? बांदा में। ग्रेनाइट कहाँ से मिलता है? तो बांदा, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में। लॉ एस्क, हेमेटाइट और रॉक फॉस्फेट कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है आपको ललितपुर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका यूरेनियम। यूरेनियम मिलेगा आपको ललितपुर से। हीरा मिलेगा आपको बांदा से। अब कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं। तो पहला है प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, मगर उत्तर प्रदेश में जो अभ्रक है वो नहीं पाया जाता। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए कौन सा जो खनिज है नहीं पाया जाता? अभ्रक नहीं पाया जाता उत्तर प्रदेश में। सुमेलित करना है, एक तरफ जनपद दिया है, दूसरी तरफ खनिज दिए गए हैं, तो सही सुमेलित देख लेते हैं हम लोग। तो कांच कहाँ से मिलता है? यानी कि सिलिका। तो सिलिका के उत्पादन के जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ये भी प्रश्न पूछा सकता है कि किस खनिज के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पे? तो वो है आपका सिलिका यानी कि कांच बालू। इलाहाबाद से जो मिलती है वो हमको सबसे ज्यादा जो है कांच जो बालू है वो मिलती है हमको। ललितपुर झील के जो सोनराई क्षेत्र है वो तांबा के लिए फेमस है। अगला भी वही मैचिंग वाला प्रश्न है, एक बार सही सुनिए देख लेते हैं। सोनभद्र से हमें क्या मिलता है? चूने का पत्थर। इलाहाबाद से मिलता है शीशे वाली बालू, कांच बालू या सिलिका। ललितपुर से हमें तांबा मिलता है और मिर्जापुर से हमें नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। अगला है, ये भी सूची सुमेलित करनी है। सोनभद्र, इलाहाबाद, ललितपुर, मिर्जापुर और इधर सारे खनिज दिए गए हैं, तो सुमेलित देख लेते हैं। सोनभद्र से हमें क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलेगा। इलाहाबाद से हमें क्या मिलेगा? शीशा बालू, कांच बालू। ललितपुर से हमें मिलेगा तांबा और मिर्जापुर से हमें मिलेगा नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज कौन से हैं? वो है आपका लाइमस्टोन और डोलामाइट।